अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज थोड़ा बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन की गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं जीसीसी उनके हवाले से उनका क्या रुख हो सकता है, क्या रुख रहेगा और अब तक क्या रुख रहा है। नाजरीन, जीसीसी में जो सबसे अहम मुल्क है वो सऊदी अरबिया है और हम सब जानते हैं कि जो अमेरिका की पॉलिसी है और वहाँ की जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसके अभी ट्रंप सदर हैं, रिपब्लिकन हमेशा से सऊदी अरब के सपोर्ट में रहे हैं और उनके एलाई रहे हैं। आप ने देखा होगा कि 2017 में जब ट्रंप साहब विज़िट करते हैं सऊदी अरबिया तो किस तरीके से उनकी आओ भगत की जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया जाता है और एक अहम क्लोज़ फ्रेंडशिप उनकी और उनके किंग सलमान के जो साहबजादे हैं, क्राउन प्रिंस MBS, इनको मोहम्मद बिन सलमान कहा जाता है, उनके साथ किस तरीके से एक अच्छे संबंध स्थापित किया उन्होंने। ये भी देखा कि तुर्की में जो सऊदी कौंसलेट है इस्तांबुल के अंदर, वहाँ पर एक सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी की जब मर्डर होता है तो वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इल्ज़ाम लगाया कि MBS का इसमें हाथ है, मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है। हालांकि ट्रंप ने उसको डिनाई किया और इनको MBS को एक फ्री हैंड दिया वहाँ पे। तो सऊदी अरब के तई जो रिपब्लिकन की या डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी रही है वो एक अच्छी रही है, खुशगवार रही है और सऊदी के हित में रही है। सऊदी के प्रेशर में ही जो ईरान के साथ एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट भी ट्रंप ने ख़त्म किया था, जो 2015 में ओबामा ने किया था। तो ऐसा लगता है कि ये जो बाइडन साहब आएंगे वो सऊदी के तई जो उनकी पॉलिसीज होंगी वो ओबामा की जो पॉलिसी थी वही पॉलिसी ये कैरी करेंगे और ट्रंप की पॉलिसीज को बदल देंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और दूसरा, इस पूरे खित्ते में जो यमन एक मुल्क है और आप देख रहे हैं कि 2014 से यमन खाना जंगी का शिकार है। तो ये जंग भी सऊदी ने मुसल्लत की हुई है यमनियों पर। तो हालांकि ये जंग ओबामा के टाइम पे शुरू हुई थी और 2 साल तकरीबन रही ओबामा जब तक सदर थे, लेकिन ओबामा सऊदी अरब की इस तरीके की मुदाखलत नहीं चाहते थे यमन के अंदर। तो वो इस जंग से, हालांकि जंग तो चाहते तो रुक सकती थी, लेकिन जंग के तौर तरीक़े से वो खुश नहीं थे। इसीलिए उन्होंने सऊदी अरब पर मिलिट्री और इंटेलिजेंस कोऑपरेशन जो एक बाहमी ताल्लुकात था उसको मुनक़ता कर दिया था। हालांकि ट्रंप साहब आए तो उसको फिर दोबारा से उन्होंने वो जो मिलिट्री कोऑपरेशन था और इंटेलिजेंस शेयरिंग थी वो दोबारा शुरू कर दी। तो अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बाइडन आएंगे, जब वो ओथ लेंगे उसके बाद उनकी पॉलिसी यमन के ताल्लुक से वो कोई रास्ता निकाल सकते हैं बीच का कि वहाँ पे खाना जंगी रुक जाए और एक कोई रास्ता बीच का निकल जाए। दूसरा दोस्तों, इस खित्ते का जो एक अहम मुल्क है वो ईरान है। ईरान 2015 में जो JCPOA का एग्रीमेंट हुआ था ईरान से और यूरोपियन ममालिक P5+1 यानी यूरोपियन ममालिक अमेरिका और ईरान उसमें शामिल थे। तो उसके तहत ईरान को ये रियायत दी गई थी कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो यूरेनियम का संवर्धन सिर्फ इतना करेगा कि उससे बिजली और दीगर चीज़ें पैदा कर सके, लेकिन न्यूक्लियर वेपन ना बना सके। इसके एवज़ में उसको रियायत दी गई थी। ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने इसको बहुत ही ख़राब डील बताया और इसको इस डील को रिजेक्ट कर दिया था। इस डील को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट जब बाइडन आएंगे तो इस डील पर दोबारा से नज़रसानी कर सकते हैं और ईरान को एक राहत दे सकते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने की साथियों कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए हैं या बाइडन आए, यानी डेमोक्रेट आए या रिपब्लिक आए, ये दोनों जेविश लॉबी को, जीव लॉबी को खुश करने में लगे रहते हैं। ये जो ओबामा ने जो एग्रीमेंट किया था ईरान के साथ, तो उसका तर्क इसके पीछे ये था, जीव्स को तर्क ये दिया था, ज़ायनिस्ट लॉबी को तर्क ये दिया था कि देखिए अगर ईरान न्यूक्लियर, अगर हम ये समझौता नहीं करते तो ईरान न्यूक्लियर पावर बना लेता, जो आपकी स्टेबिलिटी के लिए रीजन में अच्छा नहीं था।
तो हमने ईरान से चूंकि समझौता कर लिया, अब वही न्यूक्लियर वेपन नहीं बना पाएगा, तो हमने आपका दिफा किया है, आपको डिफेंड किया है। तो ये हकीकत बात है ये, और ट्रंप साहब ने उसको ख़त्म कर दिया। तो हमें इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये ईरान के तई जो है वो बेहतर होंगे या मुस्लिम उम्मा के लिए तई बेहतर होंगे। ये अल्टीमेट दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत चिंता अब जो है खलीजी ममालिक में, जिसमें सऊदी अरब है, बहरीन है, यूएई है, इसके लिए आ सकती है, क्योंकि नेचुरल और एक जो रिपब्लिक ट्रंप का, ये प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन का, यानी डेमोक्रेट का जो रुझान रहता है वो ईरान है और ये इसके तई है, यानी एमबी मुस्लिम ब्रदरहुड को ये प्रमोट करने में रहता है। तो कतर का जहाँ तक मामला है दोस्तों, कतर अमेरिका का बहुत पुराना एलाई रहा है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा जो है वो कतर में ही मौजूद है। 2017 में जब सऊदी अरब यूएई ने कतर का बायकॉट शुरू किया था, तो ट्रंप ने भी उसमें अपनी रजामंदी जाहिर की थी और उसको वो और बढ़ाना चाहते थे, तोसी करना चाहते थे उस बायकॉट में। लेकिन फिर पेंटागन और उसके वहाँ के जो साथियों ने समझाया उनको कि उस पूरे खत्ते में कतर ही एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर आपका सैन्य अड्डा है और वहीं से सीरिया और इराक दोनों जगह आप टारगेट करते हैं और दोनों जगह पर निगरानी रखते हैं। तो फिर ट्रंप वहाँ पे खामोश हुए। लेकिन अब चूंकि बाइडन आएंगे और मुस्लिम ब्रदरहुड का हेड अभी कतर कर रहा है, तो यहाँ पर उम्मीद की जा सकती है कि कतर को अपर हैंड रहेगा। और जिस तरीके से ओबामा ने कतर को फ्री हैंड दिया था और एक रीजनल पावर की हैसियत से उसको खड़ा किया था टू काउंटर सऊदी अरेबिया, तो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि बाइडन के आने से कतर को ग्रो करने का मौका मिलेगा। एक और इस खत्ते में दोस्तों जो अफ़गानिस्तान का मसला है, तो जैसा कि आपको पता है ट्रंप का इलेक्शन कैंपेन जो पिछला गुजरा था उसमें यही था कि वो अफ़गानिस्तान से अपने सैनिक वापस बुला लेंगे और इसके तरफ उन्होंने पेशकदमी भी की और बल्कि समझौता भी हो गया था, तकरीबन हो गया है अफ़गानिस्तान तालिबान से, अफ़गान तालिबान से और यूएस के बीच में, जिनमें यूएस के जो इंटरलोक्यूटर हैं ज़िल्मे खलीलज़ाद, तो उन्होंने बीच में किया और वहाँ से अगले साल फरवरी, मार्च, अप्रैल तक अमेरिकी सैनिक को वापस जाना है। लेकिन अब ऐसा लगता है चूँकि बाइडन आए हैं तो इसमें थोड़ा देर हो सकता है और अमेरिकी सैनिकों की वापसी थोड़ी मुलतवी हो सकती है, इसमें थोड़ा देरी लग सकती है और फिलहाल वहीं पर रहेंगे। तो ये कुछ बातें थी नाजरीन जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।